हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस राजस्थान बोर्ड का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीट बुक का रिवीजन किया जाएगा। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। प्रोबेबली किसी किसी दिन मिस हो जाए तो मैं अलग कह नहीं सकता, पर आपको मैं कोशिश करूंगा आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराऊं, रिवीजन वीडियोस। और यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन करेंगे, ज़्यादा मतलब स्लो नहीं करने वाले हैं, चीज़ों को फास्ट वे में कंप्लीट करेंगे। और जो कंप्लीट कोर्स है वो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है। आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। पूरा की पूरा सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है। सारे के सारे वीडियोस के जो है हमारे पब्लिक हो चुके हैं। कोई भी वीडियोस फिलहाल प्राइवेट नहीं है, तो आप घर बैठे अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। और अब मेरे साथ आप जुड़कर 100 आउट ऑफ 100 मिशन 100 आउट ऑफ 100 वाला जो प्लान है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जो अब अपडेटेड सिलेबस है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 6। पहले तो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हम दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि लोकसभा और जो राज्यसभा है इनका कंपोजिशन कैसे होता है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। इसको हम कंपोजिशन बोल लो या फॉर्मेशन बोल लो, तो लोकसभा और राज्यसभा के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ याद रखना, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है। तो जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे देश की सरकार है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और पूरी देश की जो सरकार है आज की डेट में वहाँ पर रूल कर रही है मोदी गवर्नमेंट। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, और आपके रामनाथ कोविंद जो हैं, रामनाथ कोविंद जी वो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो पूरे देश को चलाने वाली सरकार को हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और इन सरकारों के, भारत में इन सरकारों के 3 ऑर्गन होते हैं। पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर में हाँ क्या आता है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और जुडिशरी का मतलब होता है डिस्प्यूट रिजोल्व करना। और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना ये जुडिशरी का काम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट आता है जिसको हम संसद कहते हैं। और पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जुडिशरी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम जुडिशरी में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है गवर्नमेंट की, उसी को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। और भारत में लॉ मेकिंग का काम कौन करता है, हमारी भारत की संसद करती है, पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लेजिस्लेचर के बारे में हम देखें तो ध्यान देना, ये गवर्नमेंट का जो फर्स्ट ऑर्गन है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन मैंने अभी बताए थे आपको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो गवर्नमेंट का जो पहला ऑर्गन होता है उसी को हम लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। और लेजिस्लेचर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना कंट्री के लिए। तो हमारे देश के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, लॉज बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है, वो लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। और हमारे जो भारत का संविधान है, जो हमारा भारत का जो संविधान है उसमें हमारा जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। लेजिस्लेचर जनरली 2 टाइप का होता है, एक फेडरल लेजिस्लेचर और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। हमारी जो कंट्री का लेजिस्लेचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको फेडरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का अलग लेजिस्लेचर होता है। अपनी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 3 चीजें, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, 3 चीजों से मिलकर बनी है पार्लियामेंट, ठीक है। अब लेजिस्लेचर से रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79। ध्यान देना, व्हाट इज आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है कि देयर इज ए पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है इन इंडियन यूनियन विच इज फॉर्म्ड जॉइंटली बाय द प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान देना, भारत की एक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी पूछ ले कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, तो आपको बताना है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। कोई पूछे कि पार्लियामेंट के हाउस कितने, तो आपको बताना है 2 बताने हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। और ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि भारत की जो पार्लियामेंट होगी वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होगी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा में अगर पेपर में आता है 6 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या क्या चीज़ें लिख के आनी है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोबेबली इसमें से आ सकता है, या 7 का, जितने का भी आए आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बताएंगे कि लोकसभा में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन के बारे में देखेंगे कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। फिर देखेंगे कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर लोकसभा का जो टर्म होता है, टेन्यूर होता है, वो कितना होता है। इसके बाद देखेंगे लोकसभा की मीटिंग्स के बारे में, फिर देखेंगे ऑफिसर्स के बारे में, फिर
ऑफिसर्स, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसको कैसे हटाया जाता है, और इसके बाद पावर एंड फंक्शंस देखेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो ये लोकसभा के फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम देख रहे हैं, लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे लोकसभा का निर्माण होता है। तो लोकसभा के बारे में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात तो लोकसभा जो है इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं और सेकंड हाउस हम राज्यसभा को बोलते हैं। दूसरी बात, इसको लोअर हाउस बोला जाता है पार्लियामेंट का। तीसरी बात, इसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, क्योंकि ध्यान देना हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। तो ब्रिटेन में जो लोअर हाउस है ना उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो भारत का भी लोअर हाउस कौन सा है, पार्लियामेंट, तो इसको भी हम कई बार क्या बोल देते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोल देते हैं। और ध्यान देना ये टेम्परेरी हाउस है, और इसको टेम्परेरी हाउस क्यों बोलते हैं लोकसभा को, बिकॉज इट कैन बी डिजॉल्व्ड, क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है, डिजॉल्व किया जा सकता है। और चूंकि इसको डिजॉल्व किया जा सकता है इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी हाउस। ये चीज़ आप ध्यान रखना है ना। और डिजॉल्व करने की पावर किसके पास होती है, डिजॉल्व करने की पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, मगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजॉल्व करते हैं पीएम की एडवाइस पर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो ध्यान देना लोकसभा में टोटल नंबर है 552। ध्यान देना टोटल नंबर आज की डेट में कितने, 552। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, बट एट प्रेजेंट में कितने, 545। और 545 में से 530 आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, सॉरी स्टेट से आते हैं, 13 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 आते हैं दो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो शुरुआत में जब लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ था तो लोकसभा में 500 नंबर था नंबर ऑफ मेंबर्स का। तो शुरुआत में लोकसभा में 500 मेंबर हुआ करते थे। फिर बाद में एक एक्ट आता है, गोवा दमन एवं दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987, और इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा में बढ़ा दी जाते हैं। 500 से संख्या कर दी जाती है 552। तो इस 552 में से 530 मेंबर तो इलेक्ट होकर आते हैं स्टेट से, 20 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं जिनका इलेक्शन नहीं होता। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट करते हैं, कहाँ से इलेक्ट करते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता, नॉमिनेट किया जाता है। बट आज की डेट में हमारी जो लोकसभा है उसमें सीटों की संख्या कितनी है, 545, और यहाँ पर 545 का वर्गीकरण दे रखा है। ठीक है ना। लोकसभा में इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो चीज़ आप ध्यान रखना, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जनता खुद पार्टिसिपेट करती है वोटिंग में, जनता खुद भाग लेती है। तो ध्यान देना जो भी व्यक्ति 18 साल के हैं और उनके पास वोटर ID कार्ड है तो वो लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में। ऐसा चुनाव जिसमें जहाँ पर जनता डायरेक्ट खुद वोट डालती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको MP बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि जो भी लोग 18 साल के, जो भी लोग अडल्ट हैं उनको एक वोटिंग राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है ना। और ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव सिंगल मेंबरशिप। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं भारत में उन सबको सिंगल मेंबरशिप है। ध्यान देना, अलग अलग मेंबरशिप नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक MLA, एक MP चुना जाएगा। एक ध्यान रखना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक MP चुना जाएगा, ऐसा नहीं है कि 2-2 MP चुने जाएंगे। ठीक है। और अडल्ट का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसकी एज 18 साल हो चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं, अडल्ट बोलते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का मेंबर बनना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो भाई साहब भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, 25 ईयर्स या 25 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर इंडियन और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है ना लोकसभा का, तो वो ना तो स्टेट गवर्नमेंट में और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी जॉब पर हो या किसी पद पर कार्य कर रहा हो। अगर उसको चुनाव लड़ना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, तब जाके वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ के साथ में वो मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक के पैसा लिया और भाग गया हो, ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आपको याद रखनी है। सेम क्वालिफिकेशन राज्यसभा में रहेंगी। राज्यसभा में बस एज कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना।
टर्म की बात करें, टर्म मतलब कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, एक बार लोकसभा अपॉइंट हो जाती है तो उसके बाद कितने समय तक लोकसभा कार्य करती है। तो टर्म की बात करें, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। मगर 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, जनरली 5 साल होता है। मगर अगर प्रेसिडेंट चाहें तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिजॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, हु कैन डिजॉल्व दी लोकसभा, तो आपको बताना है प्रेसिडेंट लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब तक 9 बार लोकसभा को क्या किया जा चुका है, 9 बार लोकसभा को डिजॉल्व किया जा चुका है। ठीक है, मीटिंग्स की बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखना, लोकसभा हो या राज्यसभा, इनकी मीटिंग बुलाने का और पोस्टपोन करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ध्यान देना, लोकसभा की मीटिंग या राज्यसभा की जो मीटिंग बुलाई जाती हैं या पोस्टपोन की जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही बुलाई और पोस्टपोन की जा सकती हैं। और लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती हैं, 2 मीटिंग्स के बीच में गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा के सेशन चलते हैं, 3 सेशन चलते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन और मॉनसून सेशन, ऐसे करके पार्लियामेंट के 3 सेशन चलते हैं। अब बात करें हम लोकसभा के ऑफिसर्स की, तो ध्यान देना लोकसभा में 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है डिप्टी स्पीकर। तो आज की डेट में जो स्पीकर हैं वो है ओम बिरला, और जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है एम थम्बी दुरई, ये डिप्टी स्पीकर है। ठीक है, और हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर चेंज भी हो सकते हैं। तो आज है 11 जनवरी 2021, तो फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो हैं हमारे ओम बिरला, राजस्थान से हैं, और डिप्टी स्पीकर है हमारे एम थम्बी दुरई। तो स्पीकर का चुनाव कौन करता है, ये क्वेश्चन बनता है कि हु इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, कौन चुनता है इनको। तो पहली बात तो इनके चुनने के बारे में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 93 में। तो आर्टिकल 93 में क्लियरली लिखा हुआ है कि लोकसभा खुद अपने ही मेंबर्स में से एक व्यक्ति को स्पीकर चुनेगी और एक व्यक्ति को क्या चुनेगी, डिप्टी स्पीकर चुनेगी। और ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं इनकी वेजेज और जो अलाउंसेस हैं इनको पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। मतलब इनको क्या कितनी सैलरी मिलेगी, कितने भत्ते मिलेंगे, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब सोचो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाना है, तो हटाने का प्रोसेस क्या है, कब उनको हटाया जाएगा, तो प्रोसेस आप ध्यान रखना। अगर लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो सबसे पहले वहाँ पे जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनसे एक बिल पास कराना पड़ेगा, मेजॉरिटी से एक बिल पास कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा जो बिल है जो लोकसभा या लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटा रहा है, तो ऐसा बिल पहली बात तो मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा, और ऐसा बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। और लोकसभा में ऐसा बिल पेश करने से पहले स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को कम से कम 14 डेज पहले ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर हम आपको हटाने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में बिल पेश होगा, और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो क्या करें, उसको पास कर दें, तब जाके लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है। अब अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी क्या क्या पावर्स और फंक्शंस होती हैं, तो सबसे पहला पावर एंड फंक्शन होता है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है तो लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं उनको प्रिसाइड करते हैं। मतलब लोकसभा की मीटिंग्स के अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, और जब स्पीकर नहीं होते तो इनकी एब्सेंस में हो जाते हैं डिप्टी स्पीकर। तो आपने देखा होगा जब लोकसभा की कार्रवाई चलती है तो यही भाई साहब होते हैं जो लोकसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और प्रोसीड करते हैं। और अब ध्यान देना, हाउस में लोकसभा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो वो भी जिम्मेदारी किसकी होती है, स्पीकर की होती है। और लोकसभा का जितना भी प्रोग्राम होता है कि कब कब कौन सा बिल लाया जाएगा, कौन कितना बोलेगा कितना नहीं बोलेगा, कौन कौन से मेंबर्स बोलेंगे, ये सारा के सारा जो प्रोग्राम होता है वो कौन डिसाइड करता है, लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं। और ये लीडर ऑफ हाउस के साथ, ध्यान देना, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर ऑफ हाउस होते हैं लोकसभा के, तो ये लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस के साथ फिक्स करते हैं टाइम एंड डिबेट कि किस किस इश्यूज पर, कौन कौन से इश्यूज पर डिस्कस किया जाएगा और कितने समय तक डिस्कस किया जाएगा। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो लीडर ऑफ हाउस जो कि जनरली प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, और ये जो होते हैं लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं कई सारी कमेटीज़। देखो लोकसभा के अंदर बहुत सारी कमेटीज़ होते हैं, उन कमेटीज़ के ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनेगा तो वो लोकसभा का स्पीकर होने के नाते इनमें जो कुछ कमेटी है उनका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, वो चेयरमैन बन जाते हैं। साथ के साथ में लोकसभा में कई सेलेक्ट कमेटीज होती हैं, उन सेलेक्ट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और ये जितने भी कमेटीज होती हैं लोकसभा में, ये सारी की सारी कमेटीज लोकसभा के स्पीकर के अंडर में ही, उनकी डायरेक्शन में ही क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। तो ध्यान देना, मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। और एक और चीज़, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में जो भी करेस्पॉन्डेंस हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, जो भी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा लोकसभा वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। राज्यसभा आपको पता है, अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम राज्यसभा में देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इसका इलेक्शन कैसे होता है और इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए राज्यसभा का। यहाँ पे ध्यान देना, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टर्म कितना होता है इनका, ऑफिसर्स कौन से होते हैं, और मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो एक इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है कि राज्यसभा जो है आपका सेकेंड हाउस है, जबकि और इसको अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और ये परमानेंट हाउस है क्योंकि इसको कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, डिजॉल्व नहीं किया जा सकता बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि स्टेट्स का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पर मेंबर होते हैं और इसके पास थोड़ी कम पावर होती हैं। अगर तुलना करें, हम लोकसभा से तुलना करें तो इनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती हैं। सबसे पहले हम नंबर्स की बात करें तो ध्यान देना, मैक्सिमम नंबर जो राज्यसभा का है वो है 250, मगर आज की डेट में कितने मेंबर हैं यहाँ पे, 245 मेंबर्स हैं। और 245 मेंबर्स में से 233 मेंबर जो हैं वो स्टेट के लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर्स के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं और 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं ना, 12, ये कहाँ कहाँ से किए जाते हैं, ये 12 बंदे एक्सपर्ट होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस और स्पोर्ट्स, इसके एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं। इनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। जैसे सचिन को नॉमिनेट किया गया था एक बार, रेखा को नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, और जया बच्चन, ये एक्ट्रेस हैं, इनको भी नॉमिनेट किया गया था। और कई सारे लोग हैं जिनको क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। कहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, राज्यसभा में। ठीक है ना। ये नॉमिनेट होने वाले जो व्यक्ति होती है ना, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है, इनको डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि राज्यसभा का जो टोटल मेंबर, मैक्सिमम मेंबर कितने हैं, 250, जिसमें से 238 मेंबर तो स्टेट के लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर से इलेक्ट होकर आते हैं और 12 नॉमिनेट होकर आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 250 है बट एट प्रेजेंट में 245 हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और लोक राज्यसभा का जो टेन्यूर होता है वो कितना होता है, 6 ईयर होता है, जिसमें से हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए 1/3 मेंबर आते हैं। और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। राज्यसभा के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, इनके इलेक्शन में जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट लेजिस्लेचर के जो एमएलए होते हैं ना, वो एमएलए इलेक्ट करते हैं किसको, एमपीज को, और भेजते हैं उनको कहाँ पर, राज्यसभा में। तो जो अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर और अलग अलग यूनियन टेरिटरी के जो लेजिस्लेचर हैं उनके जो मेंबर है जिनको हम एमएलए बोलते हैं, ये एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। तो ध्यान देना, राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है और ये एक प्रिंसिपल पर चलता है, उसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान देना, इलेक्शन इनका कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें भाग कौन लेता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो लेजिस्लेचर्स होते हैं जिनको हम एमएलए बोलते हैं, एमएलए इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब एक ही वोट होता है, वही वोट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और जो मेंबर्स होते हैं उनको किसके थ्रू चुना जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वही वाली लाइन होगी, डबल डबल। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखना, इलेक्शन इनका इनडायरेक्ट होगा। ऐसे करके एक बैलेट पेपर होता है, उसमें मान लो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें से आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि मुझे किसको 1 नंबर देना है, किसको 2 नंबर देना है, किसको 3 नंबर देना है। तो ये होता है बैलेट पेपर। और यहाँ पर एक ही वोट, आपने ये पूरा की पूरा एक वोट काउंट किया जाएगा। तो आप जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको 1 दोगे, जो कम अच्छा लगता है उसको 2 दोगे, और फिर इसको आप किस में डाल दोगे, बैलेट बॉक्स में डाल दोगे। तो ऐसा जो इलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में
ध्यान देना, हम पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि हमारी तरफ से जो एमएलएज हैं अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरीज के, वो एमएलए भाई भाग लेते हैं इसमें, ध्यान देना, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये राज्यसभा का दृश्य है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी है, चुनाव लड़ना है, तो उसको भारत का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 30 साल होनी चाहिए, वो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, और वो व्यक्ति मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और बैंक करप्ट भी नहीं होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। लोकसभा की क्वालिफिकेशन में बता चुका हूँ, बस यहाँ पर 25 साल कर देना, बाकी सेम टू सेम है। टेन्यूर की बात करें तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का जो टेन्यूर होता है वो फिक्स होता है, 6 साल के लिए होता है, और हर 2 साल में राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। मीटिंग सेम पॉइंट है, लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती हैं उनको बुलाया जा सकता है और पोस्टपोन किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 2 मीटिंग्स के बीच में गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ पर एक चेयरमैन होते हैं और एक होते हैं वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन। जो भी हमारा भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का क्या बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, एक्स ऑफिशियो, या वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। मतलब जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। तो हमारे भाई साहब राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनकी पुरानी ऑफिस क्या है, उनकी पुरानी ऑफिस है एक्स ऑफिस है उनकी वाइस प्रेसिडेंट। तो जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। दूसरा इनका ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। तो हमारे डिप्टी चेयरमैन है आज की डेट में हरवंश नारायण सिंह। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। मतलब वाइस प्रेसिडेंट की जो पुरानी ऑफिस है वो कौन सी है, वो आपकी राज्यसभा का चेयरमैन। तो अब चूंकि वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होते हैं, 5 ईयर के लिए होते हैं, इसलिए राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना वो तो होता है 5 साल के लिए, और वाइस चेयरमैन होते हैं वो होते हैं 6 साल के लिए। क्योंकि वाइस चेयरमैन तो कौन होता है, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को क्या बना देते हैं, वाइस चेयरमैन बना देते हैं। मगर ये जो होंगे वाइस प्रेसिडेंट भाई साहब ये अलग है, ये अलग है। तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बस ये चेयरमैन है उसके। तो ये व्यक्ति जो होते हैं डिप्टी चेयरमैन, ये इनके राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं और इनका टेन्यूर होता है 6 साल। मगर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन भी होते हैं, उनका टेन्यूर होता है 5 साल। ये चीज़ आप ध्यान रखना। छोटा सा फटाफट डिफरेंस देखें लोकसभा और राज्यसभा में, छोटा सा डिफरेंस है, आपको फटाफट देखना है कि लोकसभा को हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को सेकंड हाउस बोलते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को हम अनस्टेबल हाउस या टेम्परेरी हाउस के नाम से जानते हैं क्योंकि इसको डिजोल्व किया जा सकता है। ऐसे ही हम राज्यसभा को परमानेंट हाउस या स्टेबल हाउस के नाम से जानते हैं। लोकसभा का टेन्यूर 5 साल होता है, जबकि राज्यसभा का टेन्यूर कितना होता है, 6 साल होता है। लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है ना। लोकसभा के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, जबकि राज्यसभा के जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा, जो स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर के जो व्यक्ति हैं ना, एमएलए, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। लोकसभा के 2 ऑफिसर होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो कि लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट कर लिए जाते हैं। जबकि राज्यसभा के 2 ऑफिसर होते हैं, एक तो होते हैं चेयरमैन और एक होते हैं डिप्टी चेयरमैन। तो डिप्टी चेयरमैन भाई साहब तो राज्यसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट कर लिए जाते हैं, जबकि जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज की डेट में लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो है 552, जबकि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है, 250, मतलब 250 सीट है। और एट प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं, 545 लोकसभा में और राज्यसभा में है 245। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इलेक्शंस की बात करें तो ध्यान देना, भारत में जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपके जो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वोटर आईडी कार्ड, उस पर ऊपर लिखा भी रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। तो ये जो भारत निर्वाचन आयोग है यही इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं भारत में। ध्यान देना, इंडिया में 2 प्रकार के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और
इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में जनता खुद भाग लेती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। जनता की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए वो भाग लेते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में। तो डायरेक्ट इलेक्शन भारत में लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज का होता है। लोकल बॉडीज मतलब जो सरपंच वरपंच होते हैं उनका इलेक्शन आपने देखा होगा, डायरेक्ट होता है, जनता खुद पार्टिसिपेट करती है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका इलेक्शन जो होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने क्विक रिवीजन करने की कोशिश की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी आपको और डिटेल में इन चीज़ों को समझना है तो हमारे वीडियोज, पुराने वीडियोज पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, जाके आप उनको चेक कर सकते हो। बाय द वे मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी चीज़ों को मैं यहाँ पर छोड़ूँ ना, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।